एक लड़का एक ऐसी फैमिली में जन्म लेता है जहां पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं था। उसके शहर में बच्चों को पढ़ाया जाने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि उन्हें हिसाब किताब करना आ जाए। उसके शहर में पैसों के जोड़ घटा करने के सिवा एजुकेशन का कोई मतलब नहीं था। लेकिन ये लड़का तो पैदाइशी रेवोल्यूशनरी था। इसने अपने घर वालों से बगावत करके हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया, जहाँ इसने कई थ्योरिस्ट, फिलोसोफर्स और रेवोल्यूशनरीज को पढ़ा और उनसे इस कदर प्रभावित हुआ कि इसने अपने पूरे देश में क्रांति ला दी। एक ऐसी क्रांति जिसने चाइना को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस लड़के का नाम था माओ जेडोंग। इसने कम्युनिस्ट विचारधारा को चाइना में जन्म दिया और साथ ही कम्युनिस्ट सरकार को चाइना में हमेशा के लिए एस्टैब्लिश कर दिया, जिसका राज आज तक चाइना में है। लेकिन अपने रेडिकल रिफॉर्म्स और चाइना को इंडस्ट्रियल पावर बनाने की कोशिश में माओ एक क्रूअल डिक्टेटर बन गया और लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि माओ के शासन में 1958 से 1962 के बीच ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण करीबन 45 मिलियन से भी ज्यादा इनोसेंट लोग मारे गए थे। माओ जेडोंग सिक्के के दो पहलुओं की तरह है, जहां हर कोई इन्हें बस अपनी साइड से देखता है। चलिए जानते हैं कि असल में था कौन माओ जेडोंग और कैसे इसने चाइना को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। 26 दिसंबर 1893 को चाइना में मौजूद हुनान शहर के एक छोटे से गांव शाओशान में माओ का जन्म हुआ। इनके दो भाई जेमिन और जेटान के अलावा इनकी एक अडॉप्टेड सिस्टर भी थी, जिनका नाम जेजियान था। इनके फादर माओ यीचांग एक किसान थे जो शाओशान के सबसे वेल्थिएस्ट फार्मर्स में से एक थे। माओ के फादर काफी डिसिप्लिन्ड इंसान थे और इसीलिए कई बार ये अपने बच्चों पर सख्ती से पेश आते थे। पर माओ अपने पिता के मारने पीटने के कारण काफी परेशान हो गए थे और इसी कारण इन दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी। इनकी माँ वेन कीमाई एक डिवोटेड बुद्धिस्ट थी और इसी वजह से उनका स्वभाव काफी शांत था। काफी कम उम्र से ही वो माओ को अपने साथ बुद्धिस्ट बनाने की कोशिश कर रही थी, जो हो नहीं पाया। 1901 में 8 साल की उम्र में माओ शाओशान प्राइमरी स्कूल जाने लगा, जहां उसे रीति रिवाज और ढेर सारी मॉरल वैल्यूज के लेसन्स पढ़ाए जाते थे। 1906 में माओ के पिता ने केवल 13 साल की उम्र में माओ की शादी अपनी ही किसी जान पहचान की एक 17 साल की लड़की लुओ यीक्शिउ से करा दी। लेकिन माओ ने इतनी कम उम्र में शादी करने से साफ मना कर दिया और लुओ यीक्शिउ को अपनी पत्नी मानने से इनकार कर उन्हें छोड़ दिया। लुओ को इस बात का सदमा इस हद तक पहुंचा कि शादी के 4 साल के अंदर ही उसकी मौत हो गई। माओ का पढ़ाई में हमेशा मन लगता था, लेकिन प्राइमरी स्कूल को पूरा करने के बाद माओ के पिता उन्हें जबरदस्ती स्कूल से हटाकर फार्म पर काम करने के लिए बुला लेते हैं। माओ अपने पिता के साथ खेती में उनका हाथ बटाने तो जाते हैं, लेकिन उनका दिल हमेशा ही अपने यहाँ की पेरेंटल अथॉरिटी और रिचनेस के खिलाफ क्रांति करता था। इसी बीच शादी वाले इंसिडेंट के कारण 13 साल की उम्र में माओ घर से निकल गए और चांगशा में जाकर हाई स्कूल की पढ़ाई शुरू कर दी। उन्हीं दिनों इनका इंटरेस्ट वहां के पॉलिटिकल एंड कल्चरल रिफॉर्मिस्ट जैसे लियांग कीचाओ और सन याटसेन के विचारों में आने लगा। साथ ही साथ इन्हें मिलिट्री फोर्सेस में भी काफी ज्यादा दिलचस्पी होने लगी थी। हालांकि माओ का दिल हमेशा रेवोल्यूशनरी थॉट्स में इंटरेस्ट लेने को करता था। इन्हीं दिनों जापान चाइना के कई बड़े एरियाज को एक्वायर करने के लिए लगातार चाइना पर अटैक कर रहा था। इन अटैक्स के कारण चाइना के लोगों में रेवोल्यूशन की भावना जाग रही थी। साथ ही साथ ये लोग मोनार्की की जगह पर एक रिपब्लिकन सरकार की मांग कर रहे थे। इसी दौरान चाइना में कई रेवोल्यूशंस हुए और इन्हीं रेवोल्यूशंस में कई लोग जनता में काफी फेमस भी हुए, जिनमें इन्फ्लुएंसिंग फिगर सन याटसेन भी शामिल थे, जिन्होंने उस समय अपनी पढ़ाई अमेरिका से पूरी करने के बाद चाइना का रुख लिया और टोंग मेंगहुई नाम की एक रेवोल्यूशनरी अलायंस शुरू कर दी। साथ ही इन्होंने मिन ली बाओ नाम का एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश करना शुरू किया, जिससे माओ जेडोंग काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए। शेनहाई रेवोल्यूशन के दौरान माओ भी प्रेसिडेंट एंड जनरल युआन शिकाई की मोनार्किस्ट सरकार के खिलाफ में खड़े थे, जिसकी वजह से कुछ ही समय बाद उन्होंने एक रेबल आर्मी ज्वाइन कर ली। लेकिन आर्मी में रहते हुए माओ को एक बार भी हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, जिस कारण कुछ ही समय बाद उन्होंने इस आर्मी को छोड़ भी दिया। वहीं दूसरी ओर इस रेवोल्यूशन में 276 ईयर्स से चाइना में राज कर रहे किंग डायनेस्टी के मोनार्की को खत्म करके रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। लेकिन यहाँ भी सरकार युआन शिकाई की ही बनी। बदलते वक्त ने माओ को भी काफी हद तक बदल दिया था। इन्हें कई स्कूल से निकाला गया, जिस कारण अब उनका अधिकतर समय चांगशा में मौजूद लाइब्रेरी में ही गुजरता था। यहाँ वो एडम स्मिथ, रूसो और स्पेंसर जैसे कई बड़े बड़े फिलोसोफर्स के थॉट्स को पढ़कर समझने की कोशिश करते थे। इन्हें सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन फ्रेडरिच पॉल्सन से मिली।
लाइब्रेरी में पढ़ने के साथ ही माओ ने अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी कर ली और ग्रेजुएशन पूरी होते ही वो बीजिंग चले गए, जहां उन्होंने पेकिंग यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। और यही माओ की मुलाकात ली डैजहाउ से हुई, जो एक कम्युनिस्ट थे। उन्होंने न्यू यूथ आर्टिकल्स की एक सीरीज व्लादिमीर लेनिन के अक्टूबर रेवोल्यूशन के सपोर्ट में पब्लिश की थी। आगे चलकर उन्होंने जुलाई 1921 में चेन डुक्सियो के साथ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। माओ को टीचिंग में काफी दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से उन्होंने जीयूए प्राइमरी स्कूल में टीचर के तौर पर पढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि इस समय भी माओ चाइना के नोटोरियस वॉरलॉर्ड्स ज़ैंग जिंगाओ, जिन्हें ज़ैंग द वेनमस भी कहा जाता था, उनकी करप्ट सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट के दौरान माओ ने जियांग रिव्यू नाम की एक वीकली मैगजीन पब्लिश की, जो कई अलग अलग भाषाओं में मौजूद थी। माओ की इस मैगजीन को काफी लोगों ने पसंद किया और इसी मैगजीन के चलते लोग माओ को जानने लगे थे। माओ का प्रोटेस्ट और मैगजीन दोनों ही ज़ैंग को रास नहीं आए और ज़ैंग ने अपने खिलाफ खड़े हुए सारे ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करवा दिया। बैन के कारण माओ के स्टूडेंट एसोसिएशन को प्रोटेस्ट करने में काफी परेशानियां हुई। इन सब के बीच रेवोल्यूशन को ठंडा न पड़ने के लिए इन्होंने कई सारे सेमिनार्स किए और दिसंबर में हुनान में एक स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करने में मदद भी की। लेकिन ज़ैंग की कुछ लाइफ थ्रेटनिंग वार्निंग्स के बाद इनके ग्रुप के कई लोग पीछे हट गए, जिस कारण माओ को भी पीछे हटना पड़ा। माओ की लाइफ में सब इनके हिसाब से हो रहा था, लेकिन इनकी लाइफ में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब ये बीजिंग से शंघाई पहुंच गए और इसी बीच अक्टूबर 1919 में इनकी मां का निधन हो गया। माओ अपनी मां के बहुत क्लोज थे। इनके पिता की भले ही इनसे ना बनती हो, लेकिन ये अपनी मां के लिए अपनी जान देते थे। माओ अपनी मां की मौत से बहुत दुखी थे, लेकिन कुछ महीने बाद ही माओ के पिता ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। माँ और पिता को खोने के बाद माओ काफी निराश थे, जिस कारण ये कभी वापस अपने घर लौट कर नहीं गए और अपने पॉलिटिकल जर्नी को आगे बढ़ाने में लग गए। शंघाई में माओ की मुलाकात तान यानकाई से हुई, जो उस समय के रेवोल्यूशनरी पार्टी कुओमिंटांग के सीनियर लीडर थे। इन्होंने माओ को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और माओ ने भी कुछ यूनियंस ऑर्गेनाइज करके पार्टी की ओर से गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से पार्टी में इन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली। इन्हीं दिनों यांग चांगजी, जो माओ के पॉलिटिकल मेंटोर थे, उन्होंने अपनी बेटी यांग काई हुई से माओ की शादी करा दी। शादी के बाद में 23 जुलाई 1921 से लेकर 2 अगस्त 1921 के बीच नेशनल कांग्रेस ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की पहली मीटिंग रखी गई, जिसमें 13 लोग शामिल हुए। इसमें माओ भी शामिल थे। इसी मीटिंग के दौरान चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी CCP का गठन हुआ था। 1921 में ही चेन डुक्सियो और ली डैजहाउ ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत एक रेवोल्यूशनरी इनफॉर्मल नेटवर्क बनाया, जिसका काम लिटरेरी सेक्शंस में अपने एक्शंस को रेगुलेट करने का था। माओ ने भी इन्हीं लोगों के साथ मिलकर हुनान के रेवोल्यूशन के लिए एक चांगशा नाम की ब्रांच खोली, जहां उन्होंने हुनान के सिविल लिबर्टीज के लिए कुछ प्रोटेस्ट भी कराए। इसके कुछ दिन बाद ही चाइना को एक करने और चाइनीज वॉरलॉर्ड्स को उखाड़ फेंकने के लिए 1924 में CCP ने कुओमिंटांग के साथ अलायंस करने का डिसीजन लिया, जिसे फर्स्ट यूनाइटेड फ्रंट कहा जाता है। माओ नेशनलिस्ट पार्टी में शामिल होने वाले पहले चीनी कम्युनिस्टों में से एक थे। लेकिन ये सब तब बदलना शुरू हो गया जब 1925 में सन यात्सेन की मौत के बाद चियांग काई शेक ने नेशनलिस्ट के लीडरशिप अपने हाथ में ले ली। 1925 में कुओमिंटांग के लीडर सन यात्सेन की डेथ हो गई, जिसके बाद उनके लेफ्टिनेंट चियांग काई शेक को कुओमिंटांग का लीडर बना दिया गया। लेकिन सत्ता मिलते ही चियांग काई शेक ने पार्टी को ही तितर-बितर कर दिया। 5 जून 1926 को उन्हें नेशनल रेवोल्यूशनरी आर्मी का कमांडर इन चीफ बना दिया गया। नेशनल रेवोल्यूशनरी आर्मी के चीफ बनते ही 27 जुलाई 1926 को उन्होंने सन यात्सेन के सपनों को पूरा करने के लिए नदर्न एक्सपेडिशन की शुरुआत कर दी, जिसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भी सपोर्ट कर रही थी। इस एक्सपेडिशन के जरिए चियांग काई शेक रीजनल वॉरलॉर्ड्स को हराकर चीन को रीयूनिफाई करना चाहता था। हालांकि नदर्न एक्सपेडिशन कई मायने में एक मेजर सक्सेस रहा, जिसके जरिए 1926 और 1927 में नेशनलिस्ट ने कई मेजर सिटीज पर कब्जा कर लिया। लेकिन इसी एक्सपेडिशन के कारण चाइना में सिविल वॉर की शुरुआत भी हो गई। दरअसल इस एक्सपेडिशन में गरीब किसानों ने बड़े जमींदारों के खिलाफ वायलेंट प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए और वेल्दी लैंड ओनर्स की लैंड पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान चली गई। यहाँ तक कि CCP के कई मेंबर्स भी मारे गए। इस तरह की अपराइजिंग्स और चियांग के इस डिसीजन से कुओमिंटांग के सीनियर मेंबर्स बेहद नाराज हो गए, क्योंकि कई जमींदार खुद KMT के सीनियर मेंबर्स थे। तब KMT के सीनियर लीडर्स ने चियांग को पार्टी से हटाने की बात की, लेकिन माओ ने किसी तरह से सभी को समझा बुझाकर मना लिया। इसके बाद माओ को 5 मेंबर ऑफ सेंट्रल लैंड कमेटी का सदस्य बनाया गया, जिसके बाद इन्होंने पेजेंट्स के फेवर में कई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की। लेकिन
मामला यहाँ नहीं संभलता है। कुछ समय पहले तक वॉरलॉर्ड्स के खिलाफ एक साथ लड़ने वाले चियांग काई शेक और कम्युनिस्ट के बीच मतभेद होना शुरू हो जाता है और तभी कम्युनिस्ट ने चियांग पर हावी होने की कोशिश करते हुए सड़कों पर रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। कम्युनिस्ट्स की बढ़ती पावर को देख चियांग ने अप्रैल 1927 को कम्युनिस्ट पार्टी से अपनी सारी अलायंसेस को तोड़ लिया था, जिसका नतीजा ये निकला कि चियांग के राइट लीनिंग नेशनलिस्ट और लेफ्ट लीनिंग फैक्शन के बीच नेशनलिस्ट पार्टी के अंदर ही स्प्लिट देखने को मिलता है, जो कम्युनिस्ट को अकोमोडेट करना चाहता था। ये सब होता देख चियांग कम्युनिस्ट का सफाया करना शुरू कर देता है और यहीं से चाइना में सिविल वॉर की शुरुआत हो जाती है, जो करीब 20 सालों तक चलती है। चाइना को एक करने के लिए मिलकर लड़ने वाले कुओमिंटांग और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच लड़ाई के एक नहीं बल्कि कई कारण थे। दरअसल कम्युनिस्ट पार्टी के लोग मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे, जिस कारण वो वॉरलॉर्ड्स के खिलाफ एक रेवोल्यूशन चाहते थे, लेकिन वही वॉरलॉर्ड्स चियांग को सपोर्ट करते थे। ऐसे में अगर कम्युनिस्ट वॉरलॉर्ड्स के खिलाफ जाते तो वो इनडायरेक्टली चियांग के खिलाफ भी जाते। इसके अलावा कुओमिंटांग और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के व्यूज भी काफी अलग थे। जैसे कुओमिंटांग अर्बन वर्कर्स को सपोर्ट करने के आइडिया से प्रभावित थे, तो वही कम्युनिस्ट रूरल पेजेंट्स को सपोर्ट करना चाहते थे। इन सब के अलावा चियांग काई शेक को लगता था कि कम्युनिस्ट पार्टी चाइना को सोवियत के कंट्रोल में देना चाहती है, जिसके कारण चियांग को कम्युनिस्ट की बढ़ती पावर से परेशानी होने लगी थी। चियांग को लगने लगा था कि अगर कम्युनिस्ट की पावर ऐसे ही बढ़ती रही तो एक दिन वो उसे ही खत्म कर देंगे। अपनी इसी सोच के साथ चियांग ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे लोग शांघाई मैसेकर के नाम से जानते हैं। चियांग ने 12 अप्रैल 1927 को कम्युनिस्ट के खिलाफ मैसेकर करना शुरू कर दिया, जिसमें एटलीस्ट 5000 कम्युनिस्ट मारे गए। चियांग ने ऐसा इसलिए किया जिससे इसकी पार्टी में मौजूद कम्युनिस्ट सोच रखने वाले भी चौकन्ने हो जाए या पार्टी को छोड़ दे। इस मैसेकर में कम्युनिस्ट सेल्स पर रेड डाली गई, कम्युनिस्ट लेबर यूनियंस को खत्म कर दिया गया और सस्पेक्टेड कम्युनिस्ट को जान से मार दिया गया। चियांग का यह मैसेकर कुछ ही वक्त में शांघाई के अलावा नानजिंग और गुआंगडोंग के एरियाज में भी फैल गया। यहीं से चाइना में सिविल वॉर की शुरुआत हो जाती है, जिसके बाद जल्द ही माओ भी चियांग के खिलाफ वर्कर्स एंड पेजेंट्स को अपने साथ मिलाकर 15 जुलाई 1927 को एक आर्मी बनाता है, जिसे रेड आर्मी कहा जाता है। इसके बाद वहां की नेशनल पार्टी कुओमिंटांग और कम्युनिस्ट के बीच हुनान प्रोविंस के चांगशा में 7 सितंबर 1927 को एक भयानक झड़प होती है। इस झड़प में माओ की सेना को बुरी तरह से कुचल दिया जाता है और माओ के 90% लोग मारे जाते हैं। चियांग के इस हमले से बचकर माओ अपने बचे हुए साथियों के साथ जियांगशी में जाकर छुपकर रहने लगता है और वही अपना बेस भी बना लेता है। वहीं दूसरी ओर कुओमिंटांग ने हैंगकाओ, शांघाई और नानजिंग को अपने कंट्रोल में ले लिया था और जून 1928 में बीजिंग पर भी कब्जा कर लिया था, जिसके बाद कुओमिंटांग की बढ़ती सक्सेस को देखते हुए कुछ समय में इसे चाइना की ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लेजिटिमेट गवर्नमेंट के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। कुछ ही दिनों बाद माओ जेडोंग यहीं पर 1931 में सोवियत रिपब्लिक ऑफ चाइना का फॉर्मेशन करता है और इसके चेयरमैन के रूप में काम करने लगता है। इस वक्त पेजेंट्स एंड फैक्ट्री वर्कर्स में माओ की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ने लगी थी, जिससे साफ तौर पर कुओमिंटांग को खतरा था। वहीं दूसरी ओर चियांग की आर्मी अभी भी कम्युनिस्ट के पीछे थी, जिस कारण 1930 से लेकर 1934 तक चियांग ने कम्युनिस्ट के खिलाफ कई एक्सटर्मिनेशन कैंपेन्स को चलाया, जिनमें से एक कैंपेन के कारण माओ को लॉन्ग मार्च की शुरुआत करनी पड़ी। सितंबर 1933 को जियांगशी प्रोविंस में छिपे माओ एंड कम्युनिस्ट को चियांग की आर्मी ने चारों ओर से घेरना शुरू कर दिया। यहाँ माओ ने चियांग के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर करने की कोशिश तो की, लेकिन इसमें वो बुरी तरह से हार गए और 1934 के समर्स तक कम्युनिस्ट को चियांग की आर्मी ने चारों ओर से घेर लिया। इस वक्त तक माओ के पास सरेंडर करने या रिट्रीट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। फाइनली अक्टूबर 1934 को माओ ने रिट्रीट करने के मकसद से अपने साथियों के साथ रिट्रीट करने का डिसीजन लिया। 14 अक्टूबर 1934 वो दिन था जब माओ ने एक बेहद ही क्रूअल फैसला लिया। ये फैसला लॉन्ग मार्च का था, जिसके तहत माओ अपने 1 लाख कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरीज के साथ जियांगशी से शांगजी तक 10,000 किलोमीटर का एक लंबा मार्च शुरू करता है। इस मार्च में माओ के साथ 86,000 ट्रूप्स, 15,000 पर्सोनेल एंड 35 वुमेन शामिल थी। ये मार्च माओ का एक हिस्टोरिक मार्च था, जिसके रिजल्ट के तौर पर कम्युनिस्ट साउथ ईस्टर्न चाइना से नॉर्थ वेस्टर्न चाइना में रिलोकेट हो गए। इस मार्च के बाद माओ जेडोंग को भी जनता से काफी सपोर्ट मिला और वो सीसीपी के अनडिस्प्यूटेड लीडर के तौर पर उभर कर सामने आया। चाइना की जनता माओ के इस मार्च से काफी इन्फ्लुएंस हो गई थी।
वो बात अलग है कि इस मार्च में हजारों लोगों की जान चली गई थी। ये सफर काफी भयानक रहा क्योंकि इस सफर के अंत तक 1936 में सिर्फ 8,000 लोग ही जिंदा बच पाए थे। दरअसल इस मार्च के दौरान अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक कम्युनिस्ट फोर्सेस का कई बार KMT की फोर्सेस से सामना हुआ, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई। यही नहीं, ये मार्च इतना लंबा था कि इसमें कम्युनिस्ट को करीब 18 माउंटेन रेंजेस एंड 24 रिवर्स पार करनी पड़ी थी, जिसमें कई लोग बचे तो कई मारे गए। इतने लंबे सफर को तय करते समय लोगों के पास न खाने को ठीक से खाना था और ना ही पानी। साथ ही भयानक ठंड, बीमारियां और भूख के कारण माओ की फोर्स आधी हो गई थी। कई लोग तो रास्ता ही भटक गए थे, जिस कारण इन लोगों को मिसिंग घोषित कर दिया गया। अधिकांश मिसिंग लोग लड़ाई, बीमारी और भूखमरी के कारण मारे गए थे। लापता लोगों में माओ के 2 छोटे बच्चे और उनका छोटा भाई माओ जेटान भी शामिल थे। फाइनली अक्टूबर 1935 में माओ अपने बचे हुए लोगों को लेकर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचता है और लोगों की नजरों में हीरो बन जाता है, जिसने KMT को चुनौती देते हुए इतने लंबे मार्च को खत्म किया। जुलाई 1937 को जापानीज इंपीरियल आर्मी चाइना को इन्वेड कर चियांग काई शेक को अपनी कैपिटल सिटी नानकिंग से भागने पर मजबूर कर देती है, जिसके बाद चियांग जल्द ही अपनी सभी मेजर सिटीज और ईस्टर्न कोस्ट से अपना कंट्रोल खो देता है। जापानीज इंपीरियल आर्मी के साथ 2 फ्रंट्स वॉर लड़ने में असमर्थ चियांग सपोर्ट के लिए कम्युनिस्ट से हेल्प मांगता है और इस वक्त तक माओ ने खुद को एक मिलिट्री लीडर के रूप में स्थापित कर लिया था। 1937 के अंत तक सेकेंड सीनो जापानीज वॉर में जापान के साथ लड़ने के लिए कम्युनिस्ट और चियांग एक बार फिर से एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर माओ की तीसरी पत्नी अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मॉस्को जाती है और तभी माओ उन्हें डिवोर्स दे देता है और चीन की ही एक फेमस अदाकारा जियांग किंग से शादी कर लेता है। 1944 में मौका पाते ही माओ ने कुओमिंटांग के खिलाफ आम जनता के बीच ढेर सारे पैम्फलेट्स बांटे, जिसकी भनक अमेरिकी सरकार को भी लग गई। फिर अमेरिका ने भी डिक्सी मिशन के अंडर माओ से मुलाकात करने के लिए अपने आदमियों को भेजा, क्योंकि उन्हें ये पता था कि कम्युनिज्म को सपोर्ट करने वाली ये पार्टी कुओमिंटांग से ज्यादा ईमानदार है। इसके बाद माओ अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने लगा। इसी दौरान माओ अपने देश की जनता का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए ये घोषणा करता है कि देश में अगर किसी भी इंसान को माओ के किसी डिसीजन से कोई परेशानी हो तो वो साफ तौर पर माओ की निंदा कर सकता है। माओ की इस अनाउंसमेंट के बाद वैंग शिवेई नाम का एक मशहूर जर्नलिस्ट और CCP के मेंबर्स माओ को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जैसे ही वैंग माओ के खिलाफ आवाज उठाता है, माओ उसे बेरहमी के साथ मरवा देता है, जिससे लोगों के मन में माओ को लेकर एक खौफ बैठ जाता है और वो चाहकर भी कभी माओ के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पाते। वर्ल्ड वॉर 2 में अनकंडीशनल सरेंडर के बाद जापान चाइना से चला जाता है, लेकिन दशकों तक जापान के साथ ब्रूटल वॉरफेयर में अपने लाखों लोगों को गंवाने के बाद भी चीन में कॉन्फ्लिक्ट का एंड नहीं होता है और एक बार फिर से सिविल वॉर शुरू हो जाती है। जापान की हार होते ही कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट चाइना के वाइटल रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में लेने के लिए लड़ाई शुरू कर देते हैं, लेकिन 1949 के अंत तक कम्युनिस्ट चाइना के ज्यादातर एरिया को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। सारा माहौल अपने फेवर में होता देख माओ जेडोंग 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा कर देता है। वहीं दूसरी तरफ चियांग काई शेक अपने फॉलोअर्स के साथ ताइवान आइलैंड भाग जाता है और रिपब्लिक ऑफ चाइना को फॉर्म करता है। पावर में आते ही माओ जेडोंग ने चीन में कम्युनिज्म को डेवलप करने के लिए काम करना शुरू कर दिया और कई रेडिकल रिफॉर्म्स भी किए। इन्होंने सबसे पहले चाइना के सभी लैंडलॉर्ड्स, नेशनलिस्ट, इंटेलेक्चुअल और बिजनेसमैन की जमीनों को सीज कर गरीब पेजेंट्स को दे दिया। इसी प्रोसेस में माओ ने करीब 8 लाख एलीट लोगों की हत्याएं भी करवाई, जिसके बाद माओ का डर चारों तरफ फैल गया। इसके बाद लगातार माओ जेडोंग ने द 3 एंटी कैंपेन्स और 5 एंटी कैंपेन्स चलाए, जिसमें उसने 1951 से लेकर 1952 के बीच में चाइना में मौजूद सारे कैपिटलिस्ट और अपर क्लास लोगों को निशाना बनाकर काफी बुरी तरीके से टॉर्चर किया, जिससे लाखों लोग मारे गए और बहुत सारे कैपिटलिस्ट चाइना छोड़कर भाग खड़े हुए। 1953 में माओ जेडोंग अपने पहले 5 ईयर प्लान को लॉन्च करता है। इस 5 ईयर प्लान का मेन एम था चाइना में इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाना, जिसमें इन्हें काफी हद तक सफलता भी मिली, लेकिन इस सफलता की कीमत रूरल चाइनीज सिटीजन को चुकानी पड़ी। दरअसल उन दिनों चाइना की पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही थी। ऊपर से माओ की चाइनीज इकोनॉमी को इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर ले जाने की वजह से देश के किसानों के उपजाए गए अनाज पर स्टेट का कंट्रोल हो गया था, जिस कारण चाइना के कई प्रोविंस में भूखमरी
पैदा हो गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए माओ ने देश में अर्बनाइजेशन को खूब प्रमोट किया, जिसमें हजारों कारीगरों की जरूरत थी। इसलिए कई सारे चाइनीज प्रोविंस से छोटे छोटे किसानों को फैक्ट्रीज में मजदूरी करने के लिए लाया गया। किसानों के उपजाए गए अनाज पर स्टेट का कंट्रोल था, जिसके कारण किसानों को अनाज उत्पादन से कोई फायदा नहीं हो रहा था। ऐसे में बहुत बड़े लेवल पर चाइनीज पॉपुलेशन ने शहरों की तरफ रुख कर लिया। वहीं दूसरी तरफ अर्बन वर्किंग क्लास की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो या तो स्टेट कंट्रोल थी या तो जॉइंटली ओन्ड थी। ना तो मिल कारखानों के मालिकों के पास किसी तरह का अधिकार था, ना ही कामगारों के पास। स्टेट ने ही कामगारों को रहने की जगह दी हुई थी। इनके खाने पीने, रहने, एजुकेशन और सोशल सर्विसेज के डिसीजंस भी स्टेट द्वारा बनाए गए डैनवे ही लिया करते थे। डैनवे नाम की ये कमिटीज अर्बन वर्किंग क्लास की मैरिज और ट्रैवलिंग तक की लिमिटेशंस को डिसाइड करते थे। इनफैक्ट बच्चा पैदा करने जैसे फैसले लेने के लिए भी यहाँ के लोगों को डैनवे से कंसल्ट करना पड़ता था। इस 5 इयर्स प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सोवियत ने चीन को पैसे, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और प्लानिंग कमेटी जैसी हेल्प दी थी। लेकिन अभी भी चाइना की 80% से ज्यादा पॉपुलेशन रूरल एरियाज में थी। लेकिन सोवियत डेवलपमेंट के नाम पर 80% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट चाइना के सिर्फ अर्बन एरियाज में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए कर रहा था। कुल मिलाकर चाइना की जनता माओ के पहले 5 साल के शासन में ही त्रस्त हो गई थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जनवरी 1958 में माओ ने अपने सेकंड 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया, जिसे द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहा जाता है। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड में माओ जेडोंग चीन को केवल 5 सालों में ही अग्रेरियन सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी में बदलने का प्लान बनाता है। बेशक ये एक इम्पॉसिबल गोल था, लेकिन माओ के पास दुनिया के सबसे बड़े समाज को ऐसा करने के लिए मजबूर करने की ताकत थी। 1958 और 1960 के बीच लाखों चीनी नागरिकों को कम्यून्स में भेज दिया गया। कुछ लोगों को फार्मिंग कोऑपरेटिव्स में भेजा गया तो वही कुछ को स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजा गया। सारा काम कम्यून्स को दिया जाता था, जिसमें चाइल्ड केयर से लेकर कुकिंग तक इनसे कराया जाता था। माओ चाइना के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आउटपुट को बढ़ाना चाहता था, जिसके लिए वो एग्रीकल्चर सेक्टर के वर्कर्स को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ट्रांसफर करवा रहा था। वहीं दूसरी ओर माओ चीन को स्टील एंड मशीनरी के इंपोर्ट से भी मुक्त करवाना चाहता था, जिस कारण माओ ने लोगों को फसलों की खेती करने के बजाय अपनी जमीनों पर लोहा पिघलाने को कहा। हर फैमिलीज को एक कोटा पूरा करना पड़ता था। अब एक तरफ माओ का खौफ था और दूसरी तरफ जिंदगी से प्यार। किसानों ने माओ के ऑर्डर्स को फॉलो किया, जिसकी वजह से 1959 से लेकर 1961 तक चाइना की 90% जगहों पर खाने का भयानक अकाल पड़ गया और दोबारा लाखों मासूमों की जान चली गई। इस भुखमरी में इतनी ज्यादा मौतें हुई जितनी की पूरे चाइनीज रेवोल्यूशन के दौरान नहीं हुई थी, जिस कारण इस समय को द ग्रेट चाइनीज फैमिन कहा गया, जिसमें लगभग 48 मिलियन लोग मारे गए थे। माओ की वजह से ऐसे हालातों का सामना तो लोग चाइना में कर ही रहे थे, लेकिन इसी बीच 1951 से चल रही कोरियन वॉर में भी नॉर्थ कोरिया की ओर से माओ उनकी मदद के लिए अपने लोगों को सेना के रूप में भेजने लगा, जिसकी वजह से लाखों चाइनीज सैनिकों की जान चली गई। इस लड़ाई के वक्त सोवियत यूनियन के लीडर जोसेफ स्टालिन की मौत हो गई, जिसके बाद सोवियत ने चाइना और नॉर्थ कोरिया से अपना पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि उस वक्त कोल्ड वॉर भी चल रहा था, जिस कारण सोवियत यूनियन और अमेरिका एक दूसरे के सामने जल्दी आना नहीं चाहते थे, जिसके कारण चाइना और सोवियत के बीच में यह तनाव इतना बढ़ गया कि 1962 में सीनो इंडियन वॉर के तुरंत ही बाद सीनो सोवियत स्प्लिट हुआ, जहां दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे से आमने सामने टकराने लगी। जनवरी 1962 में सीसीपी ने एक मीटिंग रखी, जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ 7000 भी कहा जाता है। इस वक्त पार्टी के हेड लियू शाओकी और डेंग जियाओपिंग ने माओ जेडोंग के सारे फैसलों की काफी ज्यादा निंदा करते हुए उन्हें आगे से देश के लिए किसी भी तरह के फैसले लेने के लिए मना कर दिया। और इसके बाद तुरंत ही इन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से कई तरह के अनाज मंगवाए, जिसे लोगों के बीच बांटा गया और उन्हें भुखमरी से बचाया गया। इस समय माओ सिर्फ नाम के ही लीडर थे और उनके किसी भी फैसलों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। लेकिन पावर को पाने के लिए इस बार माओ ने एक नई चाल चली और चाइनीज यूथ को अपनी ओर बरगलाना शुरू कर दिया। अगस्त 1966 वो दिन था जिसका माओ को इंतजार था। माओ ने मौका पाते ही बड़ी प्लानिंग के साथ अपने भाषण से लोगों को अपनी ओर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सभी यूथ्स माओ की बातों में आकर 4 ओल्ड्स को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। ये 4 ओल्ड्स थे: ओल्ड कस्टम्स, ओल्ड कल्चर्स, ओल्ड हैबिट्स और ओल्ड आइडियाज।
जिसके बाद जो भी लोग इनकी बातों के खिलाफ जाते थे उन्हें काफी दर्दनाक मौत दी जाती थी या फिर उन्हें किसी कैंप में मजदूर के तौर पर रखा जाता था। माओ के ये नए रेड गार्ड्स चाइना के सभी ओल्ड स्कल्पचर्स और आर्ट्स को तबाह कर रहे थे और हत्याओं का सिलसिला अभी भी जारी था, जिसमें माओ ने लियू शाओकी और डेंग जियाओपिंग दोनों से बदला लेते हुए लियू को जेल में ही तड़पाकर मरवा दिया। वहीं डेंग को ट्रैक्टर फैक्ट्री में मजदूरों के तौर पर रखवा दिया गया, जहां एक बार उसके बेटे को इन्हीं रेड गार्ड्स में से एक ने 4th फ्लोर से नीचे गिराकर अपाहिज बना दिया था। फिर 1969 में माओ ने इस कल्चरल रेवोल्यूशन को बंद करवा दिया और दोबारा से पूरे देश की सत्ता अपने हाथ में ले ली। 1970 से ही माओ की हालत काफी गंभीर हो गई थी। बढ़ती उम्र और लगातार काफी ज्यादा स्मोकिंग करने की वजह से माओ का हार्ट और लिवर काफी ज्यादा इन्फेक्टेड हो गया था। इसके बावजूद माओ ने सरकार चलाना नहीं छोड़ा, जहां इनकी पत्नी जियांग किंग और उनके 3 सपोर्टर्स ने माओ का साथ दिया, जिसे गैंग ऑफ 4 भी कहा जाता था। 1976 में चाइना के अंदर 2 घटनाएं एक साथ घटी। पहला जुलाई में काफी भयानक भूकंप आया, जिसमें चाइना को भारी नुकसान हुआ, और वही दूसरा बीजिंग के हॉस्पिटल में मौजूद 82 साल के माओ जेडोंग 2 मेजर हार्ट अटैक्स को झेलते हुए 9 सितंबर को आखिरी सांस लेते हैं। माओ के मरने के कुछ समय बाद ही डेंग जियाओपिंग ने मौका अपने हक में पाते ही सरकार अपने हाथों में ले ली और माओ की वाइफ समेत माओ के बाकी के सपोर्टर्स को भी जेल भिजवा दिया।